नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता सरकार। सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक, वहीं आपको हम बताएंगे सरकार की हर इस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्रीकांत यादव ने मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से हरियाणा को पूरी तरह नारकोटिक्स अपराध मुक्त किया जा सकता है। इसीलिए राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं से जुड़कर मादक पदार्थों की तस्करी समेत अवैध प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो के अधिकारी शिक्षण संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मादक निषेध के लिए युवाओं को जागृत करें। साथ ही नारकोटिक्स अपराध रोकने में जागरूकता हेतु युवाओं का भरपूर सहयोग लें। उन्होंने कहा कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षण संस्थाओं का प्रशासनिक ढांचा बेहद कारगर सिद्ध हो सकता है। वहीं राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्रीकांत यादव ने बताया है कि हरियाणा में केंद्र की तर्ज पर राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित किया गया है, जो राज्यों में देश का पहला राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा राज्य में जिला स्तर पर 17 शाखाएं खोलने की योजना है। अभी तक 12 जिलों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शाखाओं की स्थापना की जा चुकी है। भारत में थाईलैंड के राजदूत पट्टारत होंगटोंग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार से सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अधिक आर्थिक क्षमताएं हैं और इसीलिए थाईलैंड और हरियाणा के बीच ऑटोमोबाइल, कृषि और तमाम क्षेत्रों में एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। थाईलैंड के राजदूत ने भी थाईलैंड की ओर से उत्पादित उत्पादों के हरियाणा में निर्यात करने के लिए भी गहरी रुचि दिखाई। हरियाणा में निवेश को लेकर पट्टारत होंगटोंग ने कहा है कि थाईलैंड की प्रगति के लिए हरियाणा के साथ आर्थिक विकास और निवेश संबंधों को मजबूत करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश के खाद्य उत्पादन में योगदान देने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है और जैसा कि थाईलैंड को दुनिया की रसोई के रूप में जाना जाता है, इसीलिए हम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में थाई कंपनियों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में और अधिक उद्योग स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया है, जो गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल इकोनॉमी बनाने और हरियाणा को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर में निवेशकों की पहचान करने के लिए निरंतर कार्यरत है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कहा है कि कांग्रेस में किसी भी तरह की आजादी नहीं है। बहुत पहले समझ में आ गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से एक प्रक्रिया के तहत हटाया गया क्योंकि पंजाब कांग्रेस में कई धड़े हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। वो जेपी दलाल ने कहा है कि चन्नी को सीएम बना दिया और सिद्धू को आगामी चुनावों में चेहरा। इससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस में किसी भी व्यक्ति को काम करने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत में हर प्रदेश में खराब हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस की जो हालत है वो हर प्रदेश में खराब हो चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य धूमिल है। देखिए, कांग्रेस एक खात्मे की तरफ चल रही है और अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया था अमृतसर के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में, जो राहुल गांधी से मैच नहीं करता था, उसी दिन से सामने आ गई थी कि अमरिंदर सिंह को अब जाना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है। जो गांधी परिवार बोलता है बिल्कुल वो का वो शब्द नीचे बोले तो ठीक है, कोई अपने विचार सही प्रकट करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। पिछले दिनों की घटना है, सिद्धू का बनाना, बार बार
विधायकों की मीटिंग करना, ये सारी प्रक्रियाएं इसको अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए की गई थी। और बहुत सारे धड़े हैं कांग्रेस के पंजाब में, सब मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं और उनकी लड़ाई में सौभाग्य से चन्नी साहब का दाव लग गया। लेकिन जिस तरह से उनको स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके कहते हैं कि इलेक्शन का चेहरा सिद्धू साहब होंगे, मुख्यमंत्री चन्नी साहब होंगे, तो पहले दिन ही उनकी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इससे लगता है कि हाँ, किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी काम करने की आज़ादी नहीं है। और हर प्रदेश में ग्रुपिज्म है, कांग्रेस के अंदर छत्रप हैं, वो जब तक एक परिवार का गुणगान करते रहें तब तक तो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि केंद्र कमज़ोर हो चुका है तो ये आपस में लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी थी, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, और बहुत सारे नेता छोड़ छोड़ के भाग गए, बड़े बड़े सिंधिया जैसे और दूसरे इस तरह के राहुल गांधी के बहुत सारे दोस्त ही छोड़ के भाग रहे हैं। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का भविष्य जो है धूमिल है और ये लोगों को समझ में आ चुका है। और इसी तरह की घटनाएं आने वाले वक्त में आप देखोगे हरियाणा कांग्रेस में भी पाएंगे। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में मंगलवार को कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस में के मसले को लेकर कहा है कि हरियाणा कांग्रेस और आंदोलन किस तरीके से कांग्रेस की ओर से इस आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है, यह भी यहां पर देखने वाली बात है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की बात भी कही। देखिए, तो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है और कोई भी पार्टी है वो अपना हिसाब से अपने चुनाव की दृष्टि से कई बार इस प्रकार के परिवर्तन करती है। उसने इस प्रकार का परिवर्तन किया, पर अगर सरदार अमरिंदर सिंह जी ये कहते हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा, तो निश्चित तौर से एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और भी बहुत से पदों पर रहे। तो अगर इस प्रकार का कुछ भी उनकी पार्टी में हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है अगर इस प्रकार का वो महसूस कर रहे। लेकिन लीडरशिप चेंज करना तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन जिस प्रकार के सवाल उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर उठाए तो बिल्कुल वो विचारणीय है। निश्चित तौर से पार्टी को, उनकी पार्टी को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। लंबे वक्त से ये देखिए, गुटबाजी तो कांग्रेस की पहचान है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो एक जगह है, कोई सारे देश में इसी प्रकार से है गुटबाजी, और इस प्रकार का तो रहते ही है। और जैसा बयान आया भी उनका, तो दूसरा उन्हें उसको सुधार भी लिया, फिर उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सोच है उनकी। अभी उन्होंने इसलिए ही चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया कि क्योंकि अभी वोट लेना, क्योंकि चुनाव आएंगे और बड़ी संख्या में उस समाज का वोट है। तो मैं समझता हूँ कि केवल राजनीतिक उसके लिए ही, एक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। नहीं, 2 तो नहीं, कई गुट हैं यहाँ, तो 2 गुट तो ही नहीं है। हुड्डा साहब भी हैं, कुमारी शैलजा भी है, सुरजेवाला जी भी हैं, किरण चौधरी भी हैं और कुलदीप भी है। तो मेरा लगा सारे ही लोग अपने अपने उनके गुट हैं। तो एक नहीं है, कई लोग हैं, हर आदमी अपने अपने दांव पे हैं। अब ये तो उनका हाईकमान का है फैसला, वो क्या फैसला। किसान आपका उद्देश्य क्या है, मतलब इस सारे से उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपनी बात से जनता को सहमत करो, जनता के सामने जाकर अपनी बात रखो और जनता को अपनी बात से सहमत करो। तो लेकिन वो करने की बजाय जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो मेरा मानना है ठीक नहीं। और प्रजातंत्र में मैं इस बात को मानता हूँ कि सबको अपनी बात कहने का हक है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको भी अपनी बात कहने का हक है, जो राजनीतिक पार्टियां जो इस कानून को बनाने वाली उनको भी अपनी बात कहने का हक है। दोनों अपनी बात कहो ना, वो लोग भी कहें जिन्होंने इसको पास किया और वो लोग भी कहें जिन्होंने इसका विरोध किया। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कहो, किसान संगठन भी कहो, विपक्ष भी कहो और सरकार भी कहो। उसके बाद जनता मालिक है, जो फैसला जनता करेगी उस पर विश्वास करो। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि मालिक से ऊपर न बढ़ो, आप फैसला लेने में मालिक से भी ऊपर न जाओ। वो तो मालिक के ऊपर छोड़ कर रखो, मालिक क्या फैसला लेगा, और मालिक है जनता, उसके ऊपर विश्वास रखो और वो जो फैसला लेगी वो सूझबूझ वाला फैसला होगा, सही फैसला होगा।
तो ये जबरदस्ती ना करो कि फैसला हम करेंगे, जनता को भी राइट दें फैसला करने का कि नहीं, वो फैसला जनता का फैसला भी हम ही करेंगे और सरकार का फैसला भी हम ही करेंगे। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए भी गलत है। वहीं बावल में प्राणपुरा रोड पर स्थित श्याम वाटिका में फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा उतना ही कम हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का जो कैंप युवा क्लब द्वारा लगाया गया है, उसके अंदर काफ़ी लोगों में जोश देख रहे हैं कि भाई वैक्सीन के लिए काफ़ी जोश है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैक्सीन के लिए आह्वान किया है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम वैक्सीन लगाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, तो जो हमारी तीसरी लहर का जो डर है कि भाई तीसरी लहर भी आने वाली है, उस लहर से हम बच सकेंगे। और जितना जल्दी लोगों को वैक्सीनेट हो जाए उतना ही अच्छा है। तो उसी दिशा में पूरे हल्के में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी वैक्सीन हो रही है और यहाँ भी लोगों को हर मोहल्ले में, हर गांव में हम वैक्सीनेशन कैंप लगवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा हर नागरिक वैक्सीनेट हो जाए। देखो, तीसरी लहर के लिए हम जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उसके अंदर हमने बेड्स बढ़ा दिए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह या ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, जो भी हमारे वेंटिलेटर बेड्स हैं उनको हमने ठीक कर दिया और बढ़ा दिया है। स्टाफ की जो कमी थी उसको थोड़ा दूर किया है, स्टाफ भी बढ़ा है, और दवाइयों की भी जो भी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम पूरी तैयारी में हैं और तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। वहीं मंगलवार को महेंद्रगढ़ के गांव डुलाना में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया। महेंद्रगढ़ के गांव डुलाना और आसपास के लोगों की पिछले 15 सालों से लंबित चली आ रही थी, जिसके बाद सांसद धर्मवीर चौधरी ने आज इसको पूरा कर दिया। अब क्षेत्र के लोगों को पशुओं का उपचार करवाने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी उनके घर द्वार के नजदीक मिलेगा। डुलाना सहित आसपास के गांव के लोगों ने सांसद धर्मवीर चौधरी और पशुपालन डेयरी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर नसीब सिंह का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अटेली से विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। माध्यम से पशुपालन में डेयरी विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो इस गांव के और आसपास के सभी पशुपालक और किसानों को इसका लाभ होगा। और ये विगत जो है कि 1 वर्ष से ग्रामवासी और माननीय सांसद महोदय व जनप्रतिनिधि इस दिशा में प्रयास कर रहे थे और आज ये इस रूप में जो है कि एक नया अस्पताल का उद्घाटन इन्हीं के कार्यक्रम द्वारा आज किया गया। देखिए, आज किसान की ज़मीन की जोत बहुत कम हो चुकी है, खासकर हरियाणा प्रदेश में, और अकेले खेती के सारे किसान का पेट नहीं भरता, न वो बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण कर पाता। ज़रूरी है कि वो पशुओं का पालन पोषण भी करके, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी अगर 2-3 पशु ठीक रखेगा उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसीलिए साहब ने बड़ा विस्तार से बताया है कि पशुओं में बीमारी आती है तो ठीक कैसे किया जा सकता है, उसका दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है, बैंक के मार्फत डेयरी का लोन कैसे दिया जा सकता है, ये सारी बातें आज इस वर्कशॉप में आपने सुनी होंगी। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने नूंह में सभी विभागाध्यक्षों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने नागरिक सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें, वरना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नूंह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में हरियाणा सेवा का अधिकार कानून की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, संबंधित विभागों के अध्यक्षों समेत जिले के सभी गणमान्य नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान टीसी गुप्ता ने सभी विभागों के अध्यक्षों के लिए सख्त हिदायत के साथ कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने आदेश दिए कि सेवाओं के निपटान के मामले में विभागों का स्कोर 10 में से कम 9.5
9 होना चाहिए। इसके अलावा जनता का हैप्पीनेस इंडेक्स 1 जनवरी साल 2022 तक 5 में से 4 होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी एप्लीकेशंस पेंडिंग है वो 1 नवंबर साल 2021 तक पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। ये जो सेवा का अधिकार कानून जो बना हुआ है 2014 से, उसके बारे में जिला की जो प्रगति है उसकी समीक्षा की गई है और उसमें ये देखा कि इन्होंने पिछले 3 महीने के अंदर इसमें अच्छी तरक्की की है, थोड़ा सा प्रयास करके, और जो इनका स्कोर कम था 10 में से वो 9.2 के ऊपर आ गया है। परंतु आयोग की अपेक्षा ये है कि इसके अंदर और बढ़ोतरी की जाए और इसको 1 जनवरी तक कम से कम 9.9 पे लाया जाए। साथ ही साथ आयोग ये भी देख रहा है कि क्या जनता ये जो सेवाएं दे रहे हैं विभिन्न विभाग इससे संतुष्ट है कि नहीं। कि ऐसे तो नहीं कि समय के ऊपर काम करने के लिए थोड़े समय से 1-2 दिन पहले ही उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाए, तो उसकी भी समीक्षा की गई और कई जगह जहाँ पे कमी पाई गई उनको बताया गया है। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जनता जो है वो खुश रहनी चाहिए। हमने हैप्पीनेस इंडेक्स जो कस्टमर रेटिंग है उसका लक्ष्य भी रखा है कि कम से कम 5 में से 4 होना चाहिए 1 जनवरी 2022 को। और जितनी भी पुरानी एप्लीकेशंस हैं 2017 से पोर्टल बना था अंत्योदय सरल पोर्टल, और ये कहा है कि एक लक्ष्य ये भी रखा है, 3 ही लक्ष्य हैं कि ये जो है 1 नवंबर 2021 जो हमारा हरियाणा डे है तब तक 2021 से पहले की कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने हिदायत दी कि विभाग नागरिकों को प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाओं के मामले में रिजेक्शन रेट को भी कम से कम करे। अगर इन बिंदुओं पर किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उन्हें समन कर मुख्यालय बुलाया जाएगा। ऐसे मामलों में 20,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। यदि किसी एक अधिकारी पर 3 बार इस प्रकार की पेनल्टी लग गई तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश भी सरकार को की जाएगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनके खिलाफ एक तो पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि आयोग उनके ऊपर हर केस जो देरी का है उसमें 20,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है, और 5,000 रुपये जिसका काम देरी से हुआ है उसको 5,000 रुपये दे सकता है। नंबर 2, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड कर सकता है। और मैंने ये भी घोषणा की है हर जिले के अंदर कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 बार पेनल्टी लग गई तो आयोग निश्चित रूप से उसको सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करेगा। वहीं मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि फिलहाल 31 विभागों की 546 सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस में सूचीबद्ध किया गया है और 2 महीने के अंदर सभी विभागों में लागू कर देंगे। और UHBVN उत्तर बिजली वितरण निगम, दक्षिण बिजली वितरण निगम शायद कल या परसों तक आ जाएगा। 1-2 और डिपार्टमेंट आ जाएंगे। 2 महीने के अंदर सारे 31 के 31 डिपार्टमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ बैकएंड के ऊपर सारे अधिकारियों की ईमेल आईडी लेनी होती है, उनके टेलीफोन नंबर लेने होते हैं, मैच करना होता है। मैच करके क्योंकि 3 आदमियों को मैसेजेस जाने, तो मैचिंग वगैरह उसी चल रही है। 2 महीने के अंदर हम सारे विभागों में लागू कर देंगे। धन्यवाद। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जल्द ही एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें देरी के मामलों में आवेदक फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। वहीं टीसी गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि वो अपने काम को जुनून के साथ करें, दैनिक आधार पर कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिए कि नागरिकों को अधिनियम के तहत तमाम सेवाओं की जानकारी देने के लिए जिले के सरल केंद्र और CSC संचालकों को प्रशिक्षित करवाएं, ताकि वो सही ढंग से आवेदन कर सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इच्छा है कि आम नागरिक का जीवन सरल हो और अपने कार्य के लिए चक्कर न लगाने पड़े, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा मंगलवार को कोसली पहुंचे, जहां उन्होंने कोसली स्थित एरीगेशन रेस्ट हाउस में आमजनों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को फोन कर मौके पर ही निदान किया। साथ ही उन्होंने बाजरे की खरीद पर कहा कि सरकार MSP पर बाजरे का एक एक दाना खरीदेगी। समय समय पर लोगों की बातों को, समस्याओं को सुनते रहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा मामला है, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज रहती है। प्रशासन और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और हमारी केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से जन समस्याओं के लिए, जन कल्याण के लिए दिन रात लगी हुई है।
प्रशासन भी इसमें दिन रात लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा चौड़ा मामला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, तो उसकी बारे में आपस में चर्चा हमारे एमएलए लक्ष्मण जी भी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे मास्टर जी भी, और सारे और भी सीनियर कार्यकर्ता, हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी महिला मोर्चा की सदस्य हैं और भी हमारे युवा मोर्चा के सदस्य हैं, सभी के सभी इस काम में लगे रहते हैं। तो इसी कारण से जो है आज बातचीत करने के लिए जो है बैठे हैं, लोगों की बातचीत सुन रहे हैं। देखिए, जो पहले भी बात हुई थी कि जो सिस्टम है, सरकार ने बाजरे का एमएसपी बढ़िया दिया, पता आपको, सारा बढ़िया रेट कर दिए पहले भी, लेकिन सारा सिस्टम सारा परख करके सारा सरकार एक एक दाना, जो भी हमारे हरियाणा का किसान है, कोसली का किसान है, झज्जर का किसान है, रेवाड़ी का किसान है, जिसने भी बाजरा बोया उसका एक एक दाना सरकार लेगी, सरकार कहीं छोड़ेगी। हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि आईटीआई की 27 इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने पर महिला प्रशिक्षणार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम इन ट्रेड में महिला प्रशिक्षणार्थियों के दाखिले को बढ़ाने के लिए उठाया है, ताकि इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा महिला कर्मचारियों को काम करने का मौका मिले। वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 84 ट्रेड चलाई जा रही हैं। महिलाएं इनमें से करीब 25 से 30 ट्रेड में ही ज्यादा दाखिले लेती हैं, जबकि दूसरी ट्रेड में भी रोजगार के अवसर होते हैं। आईटीआई कर चुकी महिला कर्मचारियों को दूसरी ट्रेड में भी मांग रहती है। इंडस्ट्री से जुड़ी इस मांग को पूरा करने के लिए विशिष्ट आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने वाली महिला प्रशिक्षणार्थियों को सरकार ने 500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में विभाग ने सत्र 2020-21 और 2021-22 के लिए सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियम के अनुसार प्रोत्साहन राशि की अदायगी तिमाही आधार पर किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन और राजनीतिक जीवन में उनके 20 साल पूरा होने पर संगठन के सेवा और समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां हरियाणा की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की। इस दौरान कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि महिलाएं, जो हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधा हिस्सा हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त किया जाए। इसके लिए तमाम अभियान चलाकर इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्प भी लिया गया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो मुख्य धारा में पीछे छूट रही महिलाओं के मान सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, आत्म स्वाभिमान की चिंता करते हैं और इसके लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। अच्छे काम है जो महिलाओं के प्रति सरकार की गंभीरता दर्शाते हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक को खत्म करने का काम किया। ये जो हमारी मुस्लिम बहनें थी, उनके लिए काले कानून थे, उनको खत्म करने का काम किया, उनका मान सम्मान देने का काम किया। इसी तरह ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल भी लगातार महिलाओं के लिए उनको मान सम्मान देने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। और मैं बड़ी नजदीक से देखती हूँ, जो भी महिलाओं की बात आती है उस पर बड़ी गंभीरता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर योजना उपलब्धियां बनाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर बीजेपी सेवा समर्पण अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत फरीदाबाद में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों और जवानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने कहा कि आंदोलनकारियों को सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हर जिले में किसानों और जवान सम्मान दिवस के तहत किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। गुर्जर ने कहा पिछले 7 साल में मोदी और मनोहर सरकार ने किसानों के हक में बहुत सारे फैसले लिए, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। ऐसे में किसानों का मजबूत होना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। किसानों को हमने वो सारी बातें जो मोदी जी और मनोहर जी ने पिछले 7 सालों में किसानों के हक में फैसले किए हैं, उन सबसे परिचित कराया है। क्योंकि मोदी जी और मनोहर जी के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं। वो किसानों को
मजबूत होना देखना चाहते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उसी काम में पहले दिन से लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी। पुंडरी में विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में कोई भी समस्या हो मुझे अवगत कराएं, मैं जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी विधानसभा में काम नहीं होता या फिर कोई भ्रष्टाचार होता है तो मैं तुरंत चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर आपके बीच में आ जाऊंगा। विधायक बनने के बाद तुरंत प्रभाव से इनकी समस्या को खुद आकर देखा और मैंने सरकार से आग्रह करके जो भी इनकी गली हैं, लगभग 8-10 लोगों गली हैं, तो पूरा लंबा चौड़ा एरिया उसको पक्का करवाने का काम किया है। और इनकी एक मांग थी कि आप उद्घाटन करने जरूर आओ जी। उसी कड़ी में आज हम उनका पत्थर लगाने का काम किया, विधिवत तौर पर इनका उद्घाटन किया, ये कार्य पूर्ण होगा। तो इसके अलावा भी जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने भी 2-3 गलियों की मांग रखी है। मैंने उनको भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनका 1-2 दिन में काम शुरू कराओ। और इसी के साथ जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।